और जब भी आप गुड स्पिरिट्स या अच्छी आत्माओं के बारे में सोचते हैं तो कुछ कहानियां हैं भारत की जो सबसे पहले लाइक जहन में आती हैं, जी। टॉप पे आती हैं। और वो कहानियां फॉर एग्जांपल द स्टोरी ऑफ ओम पन्ना, जिसको बुलेट बाबा बोलते हैं। और कहते हैं कि वो लोगों को, भटके हुए लोगों को भी रास्ता दिखाते हैं जी। तो इस किस्म की कहानियां हैं। तो आई जस्ट काइंड ऑफ वंडर कि आई एम प्रीटी श्योर ऐसी और भी कहानियां होती होंगी हमारे देश में जहाँ पे आत्माएं किसी अच्छे काम के लिए आपकी हेल्प करती हैं या आपको पोजेस करती हैं। एग्जैक्टली बहुत सारी इंडिया की ऐसी जगह हैं जहां पर आत्माएं आज भी लोगों को पजेस करती हैं। और जैसे आपने ओम बन्ना के बारे में बताया, जो मोटरसाइकिल है फिर वो अपनी जगह पर आ जाती है, रात बेरात वो मोटरसाइकिल लोगों को सही रास्ता बताने में मदद करती है। जी जी। यानी कि उस मोटरसाइकिल पर पोजीशन है ओम बन्ना की आत्मा का, और वो सबको बताती है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है राहुल कि कोई अच्छी आत्मा भी पोजीशन करे किसी के ऊपर और वो उसे सही राह दिखाए। पोजीशन सिर्फ बुरे नहीं होते हैं, पोजीशन अच्छे भी होते हैं। इसी तरीके से मैं एक जगह जानता हूँ राहुल, स्पीति वैली। इसके बारे में तो शायद सुना ही होगा, मनाली के आसपास खूबसूरत जगह है। एग्जैक्टली, पर्वती वैली, स्पीति वैली। वहां पर एक जगह है राहुल, कहा जाता है कि अक्सर इंसान वहां पर जाकर रास्ता भटक जाता है। ओके। और ऐसा भी कहा गया है राहुल कि बहुत लोगों को ये महसूस हुआ है कि वो पॉजेस्ड हुए हैं और फिर किसी अपने इंसान से जाकर मिले हैं। शायद सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको ये कहानी बताऊंगा तो आप शायद समझ जाएंगे। मेरा दोस्त अपने कुछ दोस्तों के साथ स्पीति वैली घूम रहा था। वो अचानक से भटक गया दोस्तों से। वो ट्रैक पर निकला था और अचानक से अपने सारे दोस्तों से भटक गया। ओके। अचानक से क्या हुआ कि एक बड़ा सा ट्रक उसके सामने आता है और खूब सारे जानवर आते हैं और वो अपनी गाड़ी को घुमाता है। उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकराती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सेकंड मोमेंट जब मेरे दोस्त की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो वहीं पर है, पर अब रोड चल नहीं रही है, सब कुछ रुका हुआ है एक तरीके से। कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है, कोई भी नामो निशान नहीं है इधर उधर किसी भी चीज का। एक बार को तो उसे लगा कि वो मर गया, लेकिन फिर वो दूर से देखता है तो एक टेंट उसे दिखाई देता है। शायद वहां पर कुछ लोग मिल जाते हैं उसे मदद करने के लिए। तो मेरा जो दोस्त है वो वहां पर जाता है और जैसे ही अंदर से किसी को बुलाता है तो अंदर से एक सफेद पगड़ी बांधे और हाथ में एक डंडा लिए एक फकीर निकलते हैं अंदर से। और वो कहते हैं कि बेटा आज रात तुम यहीं पर रुको, कल हम तुम्हें रास्ता बता देंगे। ओके। अब एक अनजान के साथ रुकना थोड़ा अजीब था, पर मेरे दोस्त के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और रात होने को थी तो उसे एक आसरा मिल गया था। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। खैर मेरा दोस्त रुका और रुकने के बाद जब वो सुबह उठा है राहुल, तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर को कोई कंट्रोल कर रहा था। उसे धुंधला धुंधला याद था कि वो वहां से चल के जबरदस्ती दौड़कर किसी पेड़ पर चढ़ा है, उसने कुछ देखा है, मतलब उसके शरीर पर निशान थे एक्चुअली चोट के। ओके। जबकि इतनी चोट उसे लगी नहीं थी जितनी चोट के निशान उस पर थे। फिर उसके बाद मेरा दोस्त जब वापस आता है, उसे अपने दोस्त दिखते हैं तो वो उनसे पूछता है कि मैं कहां पर था। तो दोस्तों ने कहा कि तुम तो 5-6 किलोमीटर के ट्रैक में कहीं खो गए थे और तुम यहां पर आए कैसे, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा घना है, तुम निकल नहीं सकते थे वहां से। ये भी सोचने लगा कि कैसे क्या हो सकता है। फिर जब वहां के लोकलाइट से ये सारी बातें पूछी गई राहुल, तो पता चला कि इस जंगल में एक फकीर की आत्मा रहती है। ओके। और जो भी इंसान यहाँ भटकता है या फिर गलती से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ये आत्मा पहले उसे बुलाती है, किसी तरीके से आप उसके पास जाएंगे, उसके बाद ये आत्मा रातों रात आपको पजेस करती है, आपका रास्ता ढूंढती है, आपकी कॉन्शियसनेस से ये समझती है कि आपको कहाँ जाना है, और फिर उसके बाद जहां पर भी आपको जाना है उससे ठीक आधे या 1 किलोमीटर दूर ले जाकर खड़ा कर देगी और वहां से यानी आपके शरीर से वो निकल जाएगी एकदम से और आप बेहोश हो जाएंगे। तो ऐसा होता है कि एक अच्छी आत्मा इंसान को पजेस करती है उसे उसके परिजनों से मिलवाने में, स्पीति वैली में। आपकी कहानी से अर्श मुझे एक और कहानी याद आ रही है, एंड ये कहानी इंडियन आर्मी की है। ओके। इंडियन आर्मी जैसा कि हम लोग जानते हैं अपनी बलिदान, अपने सैक्रिफाइस, शौर्य के लिए जो है इतनी मानी जाती है।
और कहा यह भी जाता है कि हमारी आर्मी के फौजी मरने के बाद भी हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। जी। और ये बस मजाक की, सिर्फ कहने की बात नहीं है। एक जवान है, एक फौजी है, बाबा हरभजन सिंह जी। जी, आई एम प्रीटी श्योर शायद आपने इनका नाम सुना होगा। आप शायद बात भी कर चुके हैं इनके बारे में बात भी कर चुका हूँ। ये राजपूत रेजिमेंट के फौजी थे और 1986 में इनकी डेथ हो गई। जी। फिर लेकिन लोग ऐसा बताते हैं कि इनके एक दोस्त के सपने में आए और उन्होंने बोला कि इनका एक श्राइन बनवाया जाए, वहां पे एक मंदिर बनवाया जाए। उसके दोस्त ने ऐसा किया, इनकी याद में एक श्राइन बनाया। और वहां के जो फौजी हैं नाथुला पे जहाँ ये पोस्टेड थे, जी। नाथुला पे जो हमारे फौजी पोस्टेड है, उन लोगों का आज भी ये मानना है कि हरभजन सिंह की आत्मा उन्हें आके मदद करती है। अगर कोई फौजी है जो ड्यूटी पर सो रहा है तो बाबा की आत्मा आके उसको जगाती है। लोग कहते हैं कि उनके जो श्राइन का जो पानी है वो मर रहे जवानों में नई जान डाल देता है। इनफैक्ट कहानी यहाँ तक है, लाइक इनकी मान्यता इस हद तक है कि जब फ्लैग मीट होता है चाइनीज आर्मी के साथ, तो चाइनीज आर्मी वाले भी हरभजन बाबा के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ते। क्या बात है। आज भी इनकी जो है जो यूनिफॉर्म है और जिनके बूट्स है उनको डेली जो है शाइन किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। और डेली कोई ना कोई इंडियन आर्मी के फौजी आके इनकी श्राइन पर आकर फूल वगैरह चढ़ाता है। जो एक आम सी मान्यता है स्पिरिट्स को लेके कि ये पोजीशन करती हैं और इंसान का हार्म ही करती हैं, ये आई थिंक कुछ हद तक का निराधार है। लाइक जिस तरीके से अच्छे बुरे दोनों टाइप के इंसान होते हैं, वैसे ही आई थिंक अच्छी बुरी दोनों टाइप की स्पिरिट्स होती हैं। दोनों स्पिरिट होती हैं, एग्जैक्टली मैं मानता हूँ। और जैसे आपने इनके बारे में बताया, बाबा हरभजन के बारे में बताया, ठीक उसी तरीके से और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों की आत्माएं इंसान को पजेस करती हैं। एक मंदिर है एमपी में, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है उस मंदिर का। वो मंदिर हनुमान जी का मंदिर है। ओके। अब चूंकि हनुमान जी के नाम से हमें मेहंदीपुर बालाजी याद आते हैं और वहां पर सारे पोजेशन दूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और होता है राहुल। यहाँ पर कोई पजेस इंसान आता है जी। आने के बाद जो यहाँ के पंडित होते हैं वो इस इंसान को एक विशेष तरह के पटरे पर बैठालते हैं। ओके। और बैठालने के बाद वो उसके हाथ पर जलता हुआ कपूर रख देते हैं। हाथ के ऊपर जलता हुआ कपूर? एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कि क्यों। ओके। कहा जाता है कि कपूर की जो अग्नि होती है वो बहुत पवित्र अग्नि में से एक मानी जाती है। ओके। तो द मोमेंट वो ऐसा करते हैं, जो इंसान पजेस होता है, लेट सपोज वो किसी लड़की की आत्मा से पजेस है या किसी आदमी की आत्मा से पजेस है जी, वो अचानक से चिल्लाता है, ऊपर देखता है, कुछ देर के लिए आंखें बंद करता है और द मोमेंट वो नीचे देखता है, जो भी वो इंसान होता है, तो उसके जो पूर्वज होते हैं उसकी आवाज में वो बोलने लगता है। यानी कि उस कपूर को रखने के बाद ये इंसान का जो पोजीशन है वो तो छूट जाता है, लेकिन जो उसके पूर्वज होते हैं वो उसको पजेस कर लेते हैं। ओके। सीधे शब्दों में किसी पोजीशन को मुक्त कराने के लिए पूर्वज खुद आते हैं ताकि वो अपना पोजीशन कर सकें और जो पोजीशन है उसको हटा सकें। सिर्फ इतना ही नहीं राहुल, इसके अलावा और भी कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक मंदिर है जिसे बूढ़ी माँ का मंदिर बोलते हैं। कहाँ पे लोकेटेड है ये मंदिर लोकेटेड है मांडला से कुछ 70-80 किलोमीटर आगे। जो जगह मैंने बताई थी जो काले जादू के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और इसके अलावा एक खास बात यह है कि वहां पर माता पार्वती की पूजा होती है। ओके, माता पार्वती। एग्जैक्टली। पर इस मंदिर में एक बहुत ही अजीब चीज होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर का पोजीशन से क्या लेना देना। जी। तो बेसिकली वहां पर छोटा सा ही एक मंदिर बना हुआ है, लगभग मान लीजिए आप 3 फुट या 4 फुट का मंदिर है। ओके। और उस मंदिर में एक प्रतिमा रखी हुई है देवी की। ओके। पूजा होती है नॉर्मल उसकी। लेकिन उस मंदिर की एक खास बात यह है कि वहां पर सिर्फ वो औरतें आती हैं जिन्हें प्रेग्नेंट होना होता है। ओके। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन वो औरतें आती हैं जिनके कोख सूनी होती है, जिनके बच्चा नहीं हो रहा होता है, और एक बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से ये चीजें सही हो जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ। तो वहां का रिचुअल ऐसा है कि वहां पर जो भी औरत जाती है जिसको भी बच्चा नहीं हो रहा है, वो पहले स्नान करेगी और उसके बाद गीले कपड़ों में, हाथ में सिंदूर और सर पर एक नारियल लेकर उस मंदिर में जाती है। ओके। द मोमेंट उस मंदिर में वो जाती हैं, वो नारियल को एक झटके में उन्हें तोड़ना होता है जमीन पर पटक कर देवी की मूर्ति के सामने। ओके।
और ऐसा करने के बाद जो भी औरत बेहोश हो जाती है, ऐसा कहा जाता है कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो औरत बेहोश हो जाती है। हाँ, अब ये जो Okay. कॉन्सेप्ट था बेहोश होने वाला, मुझे लगा कि चीजें यहीं तक सीमित होंगी, पर ऐसा नहीं है राहुल। औरत बेहोश हो जाती है और जब वो उठती है तो कहा जाता है कि वो मौन रहती है, वो पजेस्ड हो जाती है एक तरीके से। ओके। और उसके बाद क्या ये पोजीशन के दौरान ही वो उसकी प्रेगनेंसी वाली चीज पूरी होती है? एग्जैक्टली उसके बाद 1 हफ्ते के लिए इस औरत को घर से अलग रहना पड़ता है, एक अकेले घर में जहां पर कोई भी ना हो, और सिर्फ देवी की पूजा करनी होती है। ओके। करीबन 1 हफ्ते के बाद जब वो वापस से इस मंदिर में आती है तो औरत के दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो पजेस्ड होकर एक माँ बनने की पूरी तैयारी कर चुकी होती है। तो ऐसा भी एक मंदिर है जहां पर देवी पजेस करती हैं और इंसान को संतान का सुख देती हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। अगर लोगों का ये मानना भी है राहुल कि वहां जाने से कोई सही हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि एक माँ को उसका बच्चा मिल रहा है, इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली। इसी तरीके से कुछ साल पहले एक मूवी आई थी कांतारा, अर्श, अगर आपने देखी हो, कांतारा, जी जी बिल्कुल, जिसमें पंजुर्ली देव की कहानी थी। बिल्कुल हम और लोग बात भी कर रहे थे इसके बारे में। इसके बारे में हम लोग जब फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी बड़ी अमेजिंग थी जी। मूवी बनाई बड़ी अच्छी थी, और आई थिंक ये इतना इंडियन टॉपिक है। आई डोंट थिंक सो दुनिया में इस तरीके का कोई और आपको कोई और सिमिलैरिटी कहीं मिलेगी जहाँ पे इस किस्म का कोई ट्रेडिशन होता है। जैसे आप कोला के बारे में बात कर रहे हैं राहुल, मैं कोला के बारे में बात भूता कर रहा कोला हूँ। के बारे में इसी भूता तरीके कोला। से शायद हम लोग पंजुर्ली देव के बारे में तो बात कर चुके जी। हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है गुड पोजीशन के अंदर अगर मैं बोलूं तो थय्यम एक ऐसा इवेंट है जो सिमिलर टू पंजुर्ली देव है, लेकिन काफी इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपने कई सारी राहुल इमेज देखी होंगी जिसमें जो थय्यम करने वाला पर्सन होता है वो आग के बीच में डांस कर रहा होता है और उसके शरीर पर कोई भी हार्म नहीं होता। जी, आई मीन मुझे ऐसा लगता था कि थय्यम इज ऑलमोस्ट सेम लाइक कोला। काफी हद तक सेम है, वो भी कोला ही है, वो भी एक तरीके का नृत्य ही है। जी। लेकिन थय्यम की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। जैसे उनकी पोशाक के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जैसे और भी कई चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। तो थय्यम, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर आप राहुल थोड़ा भी इसे पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जी यार शमीन, जितना लिमिटेड मुझे पता है थय्यम की हिस्ट्री के बारे में, जी, अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये काफी कालांतर से, काफी पहले से हमेशा से केरला में था, और इसकी शुरुआत परशुराम जी ने करी थी। ओके, एक मान्यता के अनुसार ये एक मान्यता है जी। और दूसरी एक मान्यता ये है कि एक राजा थे केरीवल्लूर प्रदेश के, तो उनके राज्य में गुरुकुल करके बेसिकली एक शिक्षक थे, गुरुकुल, जो कि हाँ। गुरुकुल करके जो बेसिकली बहुत मंझे हुए आर्टिस्ट थे। उनके अंदर कहते हैं कुछ सुपर नेचुरल पावर्स भी थी। तो राजा ने सोचा कि इनकी जो पावर्स है उसको टेस्ट किया जाए। ओके, तो उन्होंने उन्हें न्योता दिया राजमहल आने का, और जब वो आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बहुत सारे व्यवधान, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए, अलग अलग तरीके, अलग-अलग उनकी शक्तियां तरीके थे। परखने के लिए शायद। उनकी शक्तियां परखने के लिए। और जी। कहते हैं कि गुरुकुल ने एक के बाद एक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सारी बाधाओं को पार करके पहुंचे, तो इससे राजा काफी इंप्रेस हुए। अच्छा राहुल, ये जो आप बाधाओं की बात कर रहे हैं, शायद उसमें से एक बाधा ये भी थी कि सामने 4 या 5 शेर थे, उनको उन शेरों को क्रॉस करके आना था, कुछ ऐसा मैंने सुना था किसी से। कुछ स्टोरी ऐसी भी है, शायद यही स्टोरीज है जो कि डांस फॉर्म में बताई भी जाती हैं। जी। तो फाइनली जब वो राजमहल पहुंचे हैं तो राजा ने उन्हें एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा टास्क दिया। उन्हें जो देव देवता थे प्रदेश के मंदिर के, तो उनकी पोशाक बनाने का काम मिला। जी। लेकिन उन्हें 35 पोशाक बनानी थी, वो भी रात भर के अंदर, यानी अगली सुबह उन्हें देनी थी, एक दिन के अंदर एक दिन के अंदर। एंड समहाउ गुरुकुल ने इस इम्पॉसिबल टास्क को भी अचीव कर लिया। जी। और सुबह 35 पोशाकें लेके वो मंदिर पहुंच गए। तो इसके बाद जो है राजा काफी प्रसन्न हुए उनसे, और उन्होंने शायद एक उपाधि भी दी थी, मनकार्डन करके उन्होंने मनकार्डन, हाँ। मनकार्डन करके एक उपाधि उन्होंने दी। इन्हीं गुरुकुल ने थय्यम की शुरुआत करी केरला में। अब ये भी एक मान्यता है इसके। एग्जैक्टली। इसका एकदम ओरिजिनल फॉर्म ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अच्छी चीजों के बारे में सोचने जा रहे होते हैं या फिर उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती। जैसे थय्यम के बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने खुद भी वो फेस्ट देखा है जी। मैंने कोला भी देखा है, इनफैक्ट जो भूता कोला है। ओके। दोनों में समानताएं ये होती हैं कि वो लोग जब शुरुआत करते हैं राहुल,
जो भी इंसान खुद को ऐसे बना रहा होता है, आप देखेंगे देवी देवताओं के आभूषणों की तरह वो खुद को ऐसे सजाता है जैसे वो खुद एक देवता हो। धीरे धीरे क्या होता है, शुरुआत में तो एक आदमी होता है, एक नॉर्मल सा पुजारी होता है, लेकिन धीरे धीरे राहुल क्या होता है कि वो शीशे में, आपने देखा होगा, वो खुद को संवारते हैं, एक लाइन खींचते हैं, फिर दूसरी लाइन खींचते हैं। और आपको पता है राहुल, हर लाइन का अपना एक अलग मतलब होता है। ओके। और उन लोगों का ऐसा मानना है कि द मोमेंट वो शीशे में देखकर वो लाइन खींचते हैं, धीरे 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 वो खुद को देवी के रूप में देखने लगते हैं। थयम की बात कर रहा हूं मैं। और देवी के रूप में देखते देखते क्या होता है कि उनके अंदर वो चीजें आने लगती हैं, उनके अंदर देवी का यानी कि पोजीशन होने लगता है, समागम होने लगता है। उनका यह भी मानना है कि ये सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के मेल से बना एक दिव्य रूप है, जिसे हम भगवती बोलते हैं। जी, ये मैंने भी सुना है कि तीनों देवियों का, क्योंकि वहाँ के लोग अलग अलग चीजों की पूजा करते हैं। वहाँ के लोग नाग पूजा करते हैं, वृक्ष पूजा भी करते हैं, वीर पूजा भी करते हैं। पर ये जो एक त्योहार होता है, ये जो एक नृत्य होता है वहां पर, ये इन लोगों के लिए बहुत सैक्रेड माना गया है। बहुत बार आपने सुना होगा कि कई सारे मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती है या कुछ ऐसा होता है। पहले ऐसा कहा जाता था कि मांस मदिरा चढ़ाया जाता था, लेकिन अब मुर्गों की लड़ाई होती है। कॉक फाइट का एक बहुत कल्चर है, और वो केरला के मंदिरों में ऐसा कहा जाता है कि खून बहाने से अच्छा है इन दोनों को लड़ा दो, उससे देवी देवता ज्यादा प्रसन्न होंगे। और थयम को बेसिकली एक देवी के रूप में पूजा जाता है, उनका ये मानना है। राहुल, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें जो सबसे मुख्य क्रियाएं होती हैं जब वो तैयार हो रहा होता है इंसान, क्योंकि जब आप इस फेस्ट को बहुत कायदे से देखेंगे तो आपको हर एक चीज स्पिरिचुअल लगेगी। ये सब होने के बाद राहुल, एक तैयारी शुरू होती है जिसमें चेहरे को श्रृंगार किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि हर रेखा का अपना एक अलग महत्व होता है, और खत्म होती है एक बहुत बड़ी पोशाक के पहनने से। जो पोशाकें मोस्टली हम लोगों ने इमेजेस या फिर किसी वीडियो में देखी है। जी तो ऐसा कहा जाता है जो इसको धारक होता है, इसको पहनने वाला होता है, वो पहले भगवान के सामने जाता है और उनके सामने जाकर उनकी अलग अलग गाथाओं का वर्णन करता है, जिसको लोग सुनते हैं। ये सब सुनने के बाद अचानक से वो कलाकार जो होता है वो अपना प्रतिबिंब अपने आईने में देखता है और धीरे धीरे वो प्रतीकात्मक चिन्ह बनाने लगता है, जो भी चिन्ह होते हैं चेहरे पर। उसके बाद वो देवी की शक्ति को खुद में महसूस करने लगता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे राहुल पोशाक पूरी होती है, वो जो कलाकार होता है वो पूरी तरीके से देवी के काबू में आ जाता है और वो चारों तरफ घूमने लगता है जोर जोर से। उसका खुद पे कंट्रोल रहता ही नहीं है, और अंत में राहुल वो देव शैली में प्रवचन देने लगता है, देव शैली में बोलने लगता है, जो कि बहुत अनूठा है, जो कि बहुत अलग है। देवताओं की भाषा में बोलने लगता है, कह सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो मतलब इन सब चीजों से ना एक बहुत ही अलग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और ये लोग नारियल के पत्तों को आवरण चढ़ाते हैं, मतलब जो पोशाक बनाते हैं उसको काट के पोशाक बनाई जाती है। प्लस एंड में क्या होता है कि थयम ना राहुल अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से प्रचलित है, जैसे विष्णु मूर्ति, मुच्छी लोट, टी चामुंडी, मुतप्पन, इस तरह से अलग अलग नामों से माना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि इन सब में जो सबसे ज्यादा जोखिम वाला काम होता है वो होता है टी चामुंडी का। मतलब उसमें क्या काम करता है, जो कलाकार होता है आभूषण सारे पहनने के बाद, सारे आवरण को पहनने के बाद उसमें आग लगाई जाती है, वो आग के ऊपर लेट जाता है, फिर उठता है, उसके बाद लोगों को आशीर्वाद देता है। आग और अंगारों के बीच डांस करके वो ऐसा माहौल बनता है कि देवी स्वयं आती हैं और जिन लोगों को आशीर्वाद देना होता है वो आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। उसके बाद ये इंसान बेहोश हो जाता है, फिर ये पोशाक को बहुत इज्जत से उतारता है, रखता है, और सारे गांव वाले उस जगह को प्रणाम करते हैं। तो इस तरह के भी होते हैं अच्छे पोजीशन जो मैंने आपको बताए हैं राहुल। शायद राहुल थयम के और भी कई सारे तरीके होते होंगे जो मुझे नहीं पता है, पर फॉर श्योर जब ये तरीके सामने आते होंगे लोगों के, जब ये नृत्य कोई देखता होगा तो उसका दिल बिल्कुल दैविक हो जाता होगा, दिल बिल्कुल उसी जगह लग जाता होगा। डोंट यू थिंक राहुल, ये गुड पोजीशन होना भी अपने में एक अच्छी चीज है? जी बिल्कुल हर्ष, आई मीन मुझे तो लगता है जरूरी, इनफैक्ट ये जानकर बहुत जो है सुकून मिलता है, राहत मिलता है कि सब कुछ इविल या सब कुछ डार्क नहीं है, कुछ स्पिरिट्स ऐसी हैं बिल्कुल जो अच्छी हैं और आपकी हेल्प भी करती हैं। बट कभी कभार एक अफसोस भी हो जाता है कि
स्पिरिट्स और ये कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, अच्छाई का नाटक करके ढोंग करते हैं और लोगों को बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। बहुत लोगों ने तांत्रिकों के बारे में राहुल सुना होगा, कुछ ऐसे तांत्रिक Exactly. होते हैं। पर राहुल, लेट मी टेल यू, मेरी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा जहां पर कोई तांत्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, जहां पर एक पंडित ने एक गांव को करीबन 50 साल तक बेवकूफ बनाया था। 50 साल तक का बेवकूफ? बिल्कुल, सिर्फ अपनी लड़की को जिंदा करने के लिए। अर्श, तो जैसे जहां पे अच्छाई है वहां पे किसी न किसी फॉर्म में बुराई भी है। जी जी आपने अघोरियों की बात करी तो हमें कपालिक भी हैं। जी। तो मैं उसी तर्ज पे एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे सनातन में न जाने कितनी सही चीजें हैं, न जाने कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर जानना, जिनके ऊपर बात करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो जाने अनजाने में एक खराब नाम, एक बैड नेम क्रिएट करते हैं सनातन के लिए। बिल्कुल। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, शायद आपने भी सेम चीज महसूस करी होगी। मैं इलाहाबाद गया था जी। और संगम में अगर आप जाएंगे तो वहां पे कई जो पंडे होते हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आपके जो है पूर्वज यहाँ पे आए थे और हम ही से उन्होंने पूजा कराई थी और हम ही से पूजा कराओ, अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको गाली गलौज से उतर आते। जी। इनफैक्ट ये पंडितों की बात हो रही है। पंडितों की बात हो रही है। हालात वहां पे ऐसे हैं कि आप संगम तक जाते हैं नाव में, जी। तो जब निकलते हैं तो कुछ और रेट पे बात तय होती है और अंदर जाके रेट कुछ और हो जाते हैं और फिर मनमाने तरीके से वो लोग जो आपके साथ बर्ताव करते हैं। मंदिरों में वीआईपी एंट्री को लेके जो है हर बार कहीं ना कुछ बहस होती है। जी। तो जो भी इंस्टीट्यूट है वो चाहे जितना भी अच्छा हो, जितना भी पाक साफ हो, कोई ना कोई एक ऐसा करप्शन फ्लो निकल ही आता है, आ ही जाता है। यू कांट रियली हेल्प इट। अगर इंस्टीट्यूट है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे करप्शन तो होगा ही, ये इंसानी फितरत है। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि अगर आपका कभी एनकाउंटर हुआ हो किसी ऐसे पाखंडी, किसी ऐसे ढोंगी पंडित के साथ जिसने काफी नुकसान पहुंचाया हो जाने या अनजाने लोगों का। देखिए, आई गेस मेरे हिसाब से हर इंसान की जिंदगी में उसका एनकाउंटर ऐसे इंसान से होता जरूर है कि वो पंडित है और वो बेवजह आपसे लूट रहा है। उदाहरण के तौर पर शुरुआती दौर में जब कोई पंडित मेरे घर में आते थे, वो पूजा करते थे, तो मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता था। ओके। कि आखिरकार इस मंत्र का मतलब क्या है। तो वो कहते हैं अभी तुम इस लायक नहीं हो कि इस मंत्र को बता पाओ, और उसके बाद वो वहां से चले जाते थे। जी। तो दरअसल में उनको कभी मंत्र का मतलब पता ही नहीं होता था, बिकॉज जिसको पता होगा वो आपको तुरंत बताएगा कि इस मंत्र का ये मतलब है, बताना चाहेगा खुद ब खुद अपने आप से। एग्जैक्टली, क्योंकि कोई भी अधूरी नॉलेज तो देना नहीं चाहेगा जी, अगर उसके पास सच में ज्ञान है तो। जी बिल्कुल। तो ये मेरे साथ कई बार हुआ है राहुल। एक बार मुझे याद है एक किस्सा, स्पेसिफिक किस्सा, जहां पर एक ढोंगी पंडित था। ओके। कम से कम नहीं तो 150 से 200 से ज्यादा लोग जो गांव वाले थे जी, उस पर आंख बंद करके फेथ रखते थे, विश्वास रखते थे, और उस पंडित ने बहुत गंदे गंदे काम किए, बहुत ज्यादा गांव को ठगा। ओके। अगर मैं साफ शब्दों में कहूं राहुल, तो उसने सनातन के नाम पर कम से कम नहीं तो 50 से 55 खून करे। या ये कह दें कि गांव वालों को खुद का खून करने पर मजबूर कर दिया। इन अ वे खून ही किया। एग्जैक्टली। तो ये बात है एक गांव की जो छत्तीसगढ़ से कम 70 या 80 किलोमीटर आगे पड़ता है, या पहले पड़ता है शायद। वो जब आप कानपुर से जाएंगे तो पहले पड़ जाता है वो। ओके। उस गांव का कोई स्टेशन नहीं है, तो आपको एक स्टेशन पहले उतर के उस गांव तक जाना पड़ता है। ओके। अच्छा, गांव बड़ा अजीब है। मैं आपको शुरुआती दौर में बताता हूं, जब मैं उस गांव में गया था कि वहां पे हो क्या रहा था। ओके। तो जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि गांव के शुरुआत में ही एक आटे से लंबी सी रेखा खींची गई है। ओके। द मोमेंट मैं उसे क्रॉस करने जाता हूं राहुल, वहीं पर 2 बाबा बैठे हैं साइड में। ओके। जो मेरे से कह रहे हैं रुको, पहले अपना पूरा नाम बताओ। ओके। मैं थोड़ा शॉक हो गया। मैंने कहा कि मेरे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पर, मैं मिलने आया हूं। तो उन्होंने कहा आपका नाम क्या है, अपनी जन्म कुंडली बताओ।
ओके। आपने कभी सुना है कि किसी गांव में आप जा रहे हो, वहां पर जन्म कुंडली पहले पूछी जा रही है, फिर कभी आपको नहीं। गांव में एंट्री दी जा रही है? गांव छोड़िए, मंदिर में भी नहीं सुना कभी। ऐसा तो कभी नहीं सुना, मैंने तो कभी नहीं सुना। जी। तो जब मैं गया तो मैंने उनको नाम बताया कि मेरा नाम ये है और मेरी कुंडली में ऐसी ऐसी चीजें हैं। ओके। उसके बाद उन्होंने अपने पात्र से, उनके पास एक लोटा था, उस पात्र से एक जल डाला मेरे ऊपर, ओके। जैसे छिड़कते हैं गंगा जल। जी। देन मुझको वहां की मिट्टी से अभिषेक किया ओके। और फिर बोला कि पहले अपना बायां कदम यहाँ रखो, फिर अंदर जाना। बायां कदम? एग्जैक्टली आपके दिमाग में दायां कदम आ रहा होगा। नॉर्मली उल्टा होता है, दायां कदम पहले रखा जाता है। मेरे दिमाग में भी वही आया। मैंने उनको पूछा कि दायां कदम क्यों नहीं, दायां कदम तो शुभ होता है। जी। तो उन्होंने कहा ये हमारे बाबा की रीति है, ये करना पड़ेगा। ओके। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मैंने बायां पैर ही रख दिया और मैं चला गया अंदर। जी। अंदर जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक बड़ी सी फेंस है, उसके ओके। अंदर पूरा पूरा गांव बसा हुआ है। ज्यादा बड़ा गांव नहीं था। ओके। थोड़ा और आगे जाने पर मैं ये देखता हूँ कि सामने ही एक मंदिर है, बहुत प्यारा सा, ओके। दुर्गा माँ का। और मुझे तो वैसे भी बहुत पसंद है दुर्गा माँ, तो मैं जी। सीधा मंदिर के पास जाने लगता हूँ। ओके। द मोमेंट मैं मंदिर के पास जाता हूँ, अचानक से कुछ गांव वाले वहीं रास्ते पर खड़े हो जाते हैं लाठी लेकर और अच्छा। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के अंदर जाने की। ओके। मैंने कहा कि मैं यहाँ शर्मा जी के परिवार से मिलने आया हूँ जी। और आप लोग कौन है, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं मंदिर जाने से, दुर्गा माँ का मंदिर है। तो बोले नहीं, आज के दिन इस मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करेगा। उस दिन? मैंने एग्जैक्टली सवाल पूछा कि इस दिन क्यों, आज के जी। दिन ही क्यों? वो कह रहे हैं आज से अमावस्या तक इस मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। मैं ओके। समझ नहीं पाया कि क्यों, और इसके बाद यही सारे लोग मंदिर की तरफ जाकर हाथ जोड़कर बैठ गए। ओके। पर ताज्जुब की बात यह थी कि मंदिर के अंदर कोई नहीं जा रहा था। खैर मैं वहां से निकला और शर्मा जी का रास्ता पूछते पूछते उनके घर चला गया। ओके। उनके घर में मैं सबसे मिला और मैं अभी भी इस चीज के लिए एक्साइटेड था कि ये मंदिर में लोग जा क्यों नहीं रहे। मैंने पूछा कि इस मंदिर का क्या सिनेरियो है। जी। तो वहां के शर्मा जी ने बताया कि मंदिर को दरअसल सिर्फ पुजारी जी ही हाथ लगाते हैं और किसी ओके। को इतना हक नहीं है, कोई इतना पवित्र नहीं है जो मंदिर को हाथ लगा सके। ओके। राहुल ये सुनने में अजीब नहीं लग रहा है? काफी अजीब लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मंदिर को छूने के लिए कोई पवित्र हो। जी 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 जी। ये एक बड़ी अजीब सी दुविधा थी। तो मैंने उनको पूछा भी कि मैं छू सकता हूँ उस मंदिर को, क्योंकि मैं तो दूसरे गांव से आया हूँ। जी। तो उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं छू सकता जब तक पुजारी जी किताब ना खोलें। ओके। अब मैंने कहा कि क्या है उस किताब में, क्या है? तो वो बोले कि वो वेद हैं, असली वेद हैं। मैंने कहा वेद तो सिर्फ 4 सुने हैं मैंने, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। उन्होंने कहा नहीं, एक और वेद है वो। ये ओके। अब मुझे अंधविश्वास की ओर ले जाने लगा राहुल, कंफर्म अंधविश्वास की ओर। मैंने उनसे ज्यादा कहानी पूछी नहीं। और उसके बाद क्या हुआ राहुल कि उस रात को मैं उठा, घर से बाहर जाने की कोशिश करी तो अचानक से शर्मा जी की जो वाइफ थी उन्होंने रोका। वो कहती है कि बाहर जाने की जरूरत है नहीं। ओके। मैंने कहा बस मैं घूमने जा रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर सही नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कहा देख नहीं रहा हूं, आटे की रेखा खींची हुई है। और बाहर देखा तो आटे की रेखा थी। ओके। मैंने कहा आटे की रेखा मतलब ये किसी सेफ्टी के लिए है या फिर कुछ ऐसा सुपरनैचुरल? जी। द मोमेंट मैंने ये बोला है वो सहम गई। उन्होंने कहा है कि अगर परिवार की सलामती चाहते हो तो इस रेखा के बाहर मत जाना। मैं उनके डर को देखकर वापस अंदर आता हूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वरना वो पेड़ पर रहने वाली आत्मा तुम्हें मार डालेगी। पेड़ पर रहने वाली? मैंने कहा आप लोग अभी भी इन सब बातों में यकीन रखते हो? मैंने सोचा कि शर्मा जी तो बड़े मॉडर्न होंगे और आप इस तरह की बातों में यकीन रख रहे हैं। तो उनकी वाइफ ने कहा कि अभी आपको शायद पता नहीं है, जिस इंसान ने भी एक कदम आगे निकाला है रेखा के, जी, उसके घर में बहुत बड़ी दिक्कत आई है। ओके। पर राहुल इन सारी चीजों के बीच एक अजीब सी चीज थी और वो ये थी कि मैं उस रेखा के बाहर पैर रख चुका था। अच्छा, किसी ने रोका नहीं आपको ये करते हुए? दरअसल उन्होंने जब रोका मुझे तो मेरा एक पैर ऑलरेडी बाहर था। उनको ये ठीक से दिखा नहीं। फिर उन्होंने बताया कि आज से करीब 30 साल पहले एक परिवार था जो तंत्र मंत्र किया करता था, उल्टी सीधी चीजें किया करता था। तब पंडित जी भी थोड़ा यंग एज में थे, उनकी शादी हुई थी। तो ये जो परिवार था, ये जो तंत्र मंत्र करता था, ये अपने घर में किसी को आने नहीं देता था और कहता था कि दूर ही रहो मेरे घर से। ओके। जबकि उसके बारे में जब लोगों ने पता किया तो ये पता चला कि बहुत अच्छा डॉक्टर है जो वो पूरा परिवार है। एक माँ थी, एक बेटी थी और एक हस्बैंड था, और बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत नामी जामी डॉक्टर है वो।
पर वो किसी से मिलता नहीं है इस गांव में आकर। तब इस गांव में ये सब होता नहीं था। डॉक्टर एज एन एमबीबीएस डॉक्टर की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली, जो लोगों के मर्ज ठीक करते हैं। जी जी। वो बता रही थी कि कुछ दिन बाद जब वो रहने आए हैं, उसके बाद एक बच्चा उनके घर चला गया था। ओके। और बच्चा घर गया, उन्होंने दवाई दी होगी, इसके बाद वो बच्चा मर गया। अच्छा, ओके। अब वो किसी भी वजह से मरा हो जी। पर गांव वालों ने ये समझा कि उस डॉक्टर ने ही मारा है। ओके। उसके घर से बहुत सारे मंत्रों की आवाज आती थी कभी कभी, शायद वो प्रैक्टिस करता था इन सब मंत्रों की। ओके। पर उसकी बेटी जो थी उसे एपिलेप्सी थी, मिर्गी के दौरे आते थे मोस्टली। तो ऐसा कहा जाता है राहुल, सच्ची घटना ये है कि उसकी बेटी को, जिसको मिर्गी के दौरे आते थे, उसने डॉक्टरी तरीके बहुत सारे आजमा लिए थे पर वो काम नहीं आए थे। जी। तो क्या हुआ था कि उस डॉक्टर ने बहुत सारे तंत्र मंत्र के तरीके अपनाए ताकि वो उसकी बेटी ठीक हो पाए, और वो अच्छे तंत्र की ओर जा रहा था, बुरे तंत्र की ओर नहीं। उसने एक गुरु बनाया और अच्छा तंत्र सीखा और अपनी बेटी को लगभग ठीक कर चुका था। एक आखिरी प्रोसीजर था जहां पर उसे अपनी बेटी को सही करना था। उसे एक गोले में अपनी बेटी को लेटाना था, अपनी वाइफ को सामने रखना था और खुद भी बैठना था। ओके। फिर हाथों से कुछ मुद्राएं बनाकर, जो भी प्रोसीजर होता है वो घर के अंदर ही करना था। पर राहुल, दैट मोमेंट सारे गांव वाले उसे मारने या उसके घर को जलाने आ गए बिकॉज ऑफ वो लड़के वाला इंसिडेंट कि बच्चा मर गया है। जो बच्चा मर गया है। और इन सारी चीजों में जो भड़काने वाला इंसान था वो पंडित। ओके। कि उसी मनहूस की वजह से ये सब हो रहा है। मीनवाइल जब इसके घर में सब लोग इसे मारने के लिए आए, जी राहुल, उस समय वो तांत्रिक प्रोसीजर चल रहा था, वो रुका नहीं था। जो एपिलेप्सी ठीक करने वाला प्रोसीजर होता है, जी, इन लोगों ने उसी प्रोसीजर के बीचों बीच इन लोगों के सर पर जो रॉड होती है वो मारी है जोर से, और सब लोग प्रोसीजर के बीचों बीच मर गए। बच्ची, वो जो वाइफ है वो, और जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर और वाइफ उनके अधमरे थे। तो इन दोनों को खींच कर इन लोगों ने एक पेड़ से ले जाके बांध दिया और पंडित के कहे अनुसार इन दोनों को जिंदा जला दिया उसी पेड़ पर। क्वाइट ट्रैजिक। और जो बच्ची थी वो ये सारी चीजें लगभग अधमरी हालत में देख रही थी, और उस बच्ची को इतनी बुरी तरीके से मारा है सिर्फ रिवेंज के चक्कर में। जी। गांव वालों ने लातों से कुचल कुचल कर उसका मुंह पूरा खराब कर दिया। और ये सारी बातें किसी को नहीं पता थी, ये मुझे बाद में पता चली थी राहुल, एक और पर्सन से गांव के। पर जब तक शर्मा जी की वाइफ ने जितना मुझे बताया कि पंडित जी पर उनको बहुत भरोसा था, जी, तो अगली सुबह जाकर मैंने ये सारी सच्चाई एक बाबा जो थे उनसे पूछी। जब उन्होंने सच्चाई बताई तो मैंने कहा, बाबा आपने सबको बताया क्यों नहीं? वो कहते हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो कोई मानेगा नहीं। खैर, शर्मा जी की वाइफ का डरना भी जायज था, बिल्कुल, कि वो रेखा खींची है, अगर बाहर निकले तो पेड़ वाला भूत मारेगा। जी। उनके कहे अनुसार पेड़ वाला भूत आज मुझे दिखने वाला था, मतलब उसके अगले दिन, जिस दिन मैंने बाबा से सारी सच्चाइयां पूछी, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सच्चाई बताई, जी, जो वो भी जानती थी, शर्मा जी की वाइफ भी जानती थी, बट आधी अधूरी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि वो तांत्रिक प्रोसीजर करता था, इसलिए गांव वालों ने उसको जला दिया। पर क्यों करता था, क्या होता था, ये सारी बात बाबा ने बताई, और मैंने आपको मिक्स करके ये बात बता दी एक साथ। जी। अब इसके बाद राहुल क्या हुआ कि जब मैंने बाबा को पूछा उस दिन कि बाबा ये बताइए लड़की की लाश का क्या हुआ, क्योंकि माँ और बाप की लाश तो पेड़ पे जल गई थी, पर बच्ची की लाश का क्या हुआ, वो बहुत डरने लगे। उस दिन राहुल, वो बाबा की मौत हो गई। उस दिन उस बाबा की मौत ही हो गई? काफी बुढ़े थे और शायद एज हो चुकी थी, तो नेचुरल वे में उनकी मौत हो गई। जी। पर राहुल, अब मेरे पास कोई तरीका बचा नहीं था, तो मैं उस पेड़ के पास चला गया जिसे भूतों का पेड़ कहा जाता था। जी। क्योंकि मुझे तो कहानी पता थी ना पूरी कि क्या कहानी है। यहाँ पर बेगुनाह लोगों को मारा गया है। वो अगर एक अच्छा तंत्र कर रहा है तो उसको मारने की जरूरत नहीं थी इन लोगों को। पर पंडित की ऐसी क्या दुश्मनी थी इन लोगों से, मैं वो सोच रहा था, क्योंकि पंडित के कहे अनुसार ये सब हुआ। फिर मुझे एक और इंसान मिलता है जिसकी उम्र 50-60 साल के आसपास होती है। जी। मैं जब उससे सारी चीजें पूछता हूँ, मैं उससे बताता हूँ कि शर्मा जी की जो वाइफ थी वो डर गई थी जब मैंने पैर बाहर रखा, तो उसने मुझे आधी बात बताई। और उसके अगले दिन जाकर मैंने बाबा से पूरी बात पूछी, जो बाबा अब खत्म हो गए। क्या आपको कुछ भी पता है? अगर पता है तो मैं सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो रोने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे? तो वो कहते हैं कि जो इंसान इस पेड़ पर जलकर मरा था वो मेरा सगा भाई था। ये बात गांव वालों को नहीं पता? नहीं पता थी, वो रह रहे थे फिर भी वहां पर। ओके। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आखिर बात बताइए कि आप यहाँ अभी भी क्यों रह रहे हैं ऐसी जगह पर।
तो उसने कहा हमारे भाई की यादें हैं अभी भी। हम्म। फिर मैंने पूछा कि क्या सच्चाई क्या थी उस जगह की, तो उन्होंने बताया कि एक दिन ये पंडित अपना कोई रिचुअल लेकर डॉक्टर साहब के आए और बोले कि ये कर लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ओके। अब डॉक्टर ठहरे पूरा स्केप्टिक। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, उसे एपिलेप्सी ही तो है। पर राहुल, पंडित ने ऐसा कुछ गलत काम किया, पंडित ने ऐसी कोई क्रिया करी, नॉट तांत्रिक प्रोसीजर, कोई ऐसी क्रिया करी, जैसे मैंने बताया क्रिया बहुत खतरनाक होती हैं, वो डिटेक्ट भी नहीं होती कि वो क्या है। उसने कोई ऐसी क्रिया करी जिससे इसके बच्चे की एपिलेप्सी तिगुनी हो गई, ट्रिपल हो गई। ओके। और ये इंसान फिर तंत्र के प्रोसीजर में घुसने लगा। फिर पंडित ने एक योजना के तहत इसको मरवा दिया। पर पंडित ऐसा कर क्यों रहा था? क्योंकि गांव के सारे लोग पंडित की बात मानते थे। जो यंग पंडित था उस समय, तो यंग ही था ना। जी जी। ये नहीं पर ये नहीं मानता था और इसने बोला था कि तुम्हारा एक दिन भांडा जरूर हम फोड़ेंगे। पंडित इस खुन्नस में ही ये इतना बड़ा काम करवा दिया और उनके भाई ने बताते बताते शायद 3 से 4 बार रो दिया होगा। फिर मैंने पूछा कि वो बच्ची कहाँ है, ये बताइए जी। तो उन्होंने कहा कि वो बच्ची को इन्होंने मंदिर के नीचे गाड़ रखा है, जो मेन मंदिर है जिसे पंडित छूने नहीं देता है। ओके। मैंने बातों ही बातों में उनसे एक बात और पूछ ली राहुल। मैंने कहा कि जो किताब है उसका क्या रहस्य है फिर? जी। तो उन्होंने बताया कि वो जो किताब है उसके बारे में ये बताते नहीं, पर ठीक वैसी ही किताब मैंने अपने भाई के पास देखी थी। ओके। जो मर चुका है, जो सही तंत्र कर रहा था। जी। अब मुझे ना राहुल बहुत ज्यादा डाउट हुआ। 3 दिन के बाद एक त्योहार टाइप का पड़ा उस गांव में, और वहां पर वो जो पुजारी था वो किताब पढ़ रहा था। जब वो पन्ने पलट रहा था राहुल, तो मैंने ध्यान से देखा है कि वो किताब कोई वेद नहीं है। वेद तो ताम्रपत्रों पर लिखे गए हैं ना। जी जी जी। वो वेद नहीं है, वो कुछ और है। उसमें कुछ साइंस मैंने ऐसे देखे जो बुरे तंत्र के साइन थे। मसलन जब वो किताब रखने वाले थे एक जगह पर, क्योंकि 1 साल के बाद वो किताब निकालते थे और 1 साल आज था, तो जब वो किताब रख रहे थे तो मैंने ऊपर एक सिंबल देखा, एक गोल सिंबल जिस पर एक त्रिकोण बना हुआ था और उस पर कुछ डॉट्स लगे हुए थे। ओके। तंत्र का साइन होता है। जब मैंने अपने गुरु को फोन करा और उनको बताया इस सिंबल के बारे में, तो उन्होंने कहा ये लोग तो मरी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। मरी विद्या? एग्जैक्टली, डेड कॉन्शियसनेस का, मरी विद्या का। मैंने कहा ये मरी विद्या क्या होती है गुरु? तो उन्होंने बताया मरी विद्या में किसी बच्चे को किसी मंदिर के नीचे गाड़ दिया जाता है और उससे अपना सारा काम करवाया जाता है, जो भी तुम चाहो। उससे धन की प्राप्ति भी करवा सकते हो। एक तरीके से वो मसान बन जाती है। मैंने कहा पर ये मंदिर के नीचे गाड़ने का क्या रहस्य है? तो उन्होंने कहा मंदिर के नीचे इसलिए गाड़ा जाता है क्योंकि वो आत्मा बेकाबू हो जाती है और मंदिर ही एकमात्र ऑप्शन होती है जिससे वो काबू में रहती है। इसीलिए वो पुजारी डेली मंदिर में पूजा करता था। अगर वो पूजा ना करे तो उस पर ये हावी हो जाएगी। तो राहुल, ये सारी बातें जब मुझे मेरे गुरुदेव ने बताई हैं जी। 8 अर्श, एक एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी नीलावंती ग्रंथ के बारे में। नीलावंती ग्रंथ, एग्जैक्टली। एंड एवर सिंस तब से मेरे दिमाग में एक चीज चल रही कि हाउ इज इट पॉसिबल कि किताब पढ़ के आप पोसेस हो जाए या किताब पढ़ के आपके ऊपर कुछ हो जाए। आई मीन मेक सेंस कि यार कि कई किताबें पढ़ के जो इंसान का ज्ञान वर्धन होता है, तो हो सकता है शायद किसी किताब का इतना इम्पैक्ट आपके ऊपर हो जाए। लेकिन इस बात पे यकीन करना जो है नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि किताब भी पोसेस हो सकती है। आई एग्री विद यू राहुल, लेकिन मेरा एक सवाल है राहुल। हमने इतने सारे पैरानॉर्मल पॉडकास्ट के एपिसोड कर लिए हैं जी। आज एक सवाल आप ये बताइए कि दुनिया के सारे वेद, पुराण या दुनिया का जितना भी नॉलेज है वो किताबों में क्यों है? वो किताबों में क्यों है? वो पत्थरों पे भी तो लिखा जा सकता था। वो किताबों में ही क्यों है? हमें जब शिक्षा दी जाती है तो किताब में लिख कर क्यों दी जाती है? क्योंकि वो सबसे कन्वीनियंट तरीका है करने का। क्या ये सही आंसर है आपके हिसाब से? मुझे सबसे लॉजिकल आंसर और सबसे मतलब हाजिर जवाबी वाला आंसर तो यही लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों। तो मैंने अपने गुरु से ये बात पूछी थी कि किताबों में ऐसा क्या होता है। ओके। तो उन्होंने कहा कि देवी सरस्वती का वास, पहली बात। दूसरा, किताबें न्यूट्रल होती हैं। किताबों में कोई एनर्जी नहीं होती है उनकी खुद की। ओके। इसीलिए किताबों को जैसी एनर्जी तुम दोगे
तुम्हें वैसी ही एनर्जी किताबों से वापस मिलेगी। आई मीन इस टॉपिक पे आप आगे बात करें अर्श, उससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि पहले हमारे यहाँ कहते हैं कि चीजें जो हैं ग्रंथ जो है ताम पत्रों में लिखे जाते थे। तो क्या आपके कहने का मतलब यह है कि ताम पत्रों की खुद की अपनी एक एनर्जी होती है? ताम्र पत्रों की भी एनर्जी होती है, और कहा जाता है जिस पर आप कुछ लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं जी, वो चीज कहीं ना कहीं न्यूट्रल होती है, तभी वो विचार आपके काम करते हैं। राहुल, किताबों के बारे में बात हो रही है तो अब मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताता हूँ जो आज भी मेरे जहन में है, और उसके बारे में सिर्फ मैं नहीं, जी, इंडिया के कोने कोने में अलग अलग लोग जो रिसर्च करते हैं वो भी बातें करते हैं। ओके, इवन कुछ ऐसे खोजकर्ता भी हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, और वो किताब है श्रापित किताब। श्रापित उस किताब उस का किताब का कोई नाम नहीं है राहुल। ओके, लेकिन लोग उसे श्रापित किताब बुलाते हैं। लोग उसे श्रापित किताब बुलाते हैं। Cursed book। एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता कि गूगल कितना दिखाने वाला है इसके बारे में, ओके, पर जितना मुझे पता है मैं जरूर बताऊंगा। ओके, तो बंगाल के एक लाइब्रेरी से ये कहानी शुरू होती है। वहां पर एक लड़का जो बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है चीजों को लेकर, जी, वो अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी में ऐसे घूम रहा होता है। ओके, अगेन, इस कहानी का सोर्स बहुत सॉलिड है, तो अगर आप पूरी बात सुनेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा कि ये मुझे कहां से पता चला इतना एक्यूरेट। ओके, लड़का लाइब्रेरी में अपने दोस्त के साथ जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा होता है ओके, कि तभी अचानक से कुछ गिरने की आवाज आती है लाइब्रेरी में। ओके, वो मोस्टली फिक्शंस की बुक्स पढ़ता था, तो उसने जाकर देखा वहां पर बहुत सारी किताबें थी, बहुत अलग अलग राइटर्स की अलग अलग किताबें, लेकिन एक किताब थी जिसके ऊपर कोई भी राइटर का नाम नहीं था, इवन किताब का भी नाम नहीं था। ओके, उस किताब के ऊपर 2 चक्र बने हुए थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उस लड़के ने सोचा कि आखिर इस किताब का मतलब क्या है। उस लड़के ने जब किताब को खोला है, पहला पन्ना देखकर वो शॉक हो गया है। क्या था उस पहले पन्ने में? राहुल, उस पहले पन्ने में लिखा हुआ था कि मेरा नाम रवि है और मेरी उम्र इतने साल है। ओके, एक पूरा परिचय। और राहुल, जो इंसान ये किताब पढ़ रहा था उसका नाम रवि था। ओके, पर उसको कैसे पता कि उस किताब के राइटर ने ये कैसे लिख दिया है उसके पूरी जिंदगी के बारे में? एक पन्ने में लिखा हुआ था। उसने उस किताब को तुरंत बंद किया। वो उस किताब को लेकर घर आ गया। ओके, उसके बाद उसने अपने भाई से ये सारी चीजें शेयर करी कि ये किताब में मेरे बारे में सब लिखा है। भाई ने कहा कि तुम फिक्शन पढ़ते हो, शायद तुम फिक्शन में ज्यादा हो। खैर, बंगाल था तो वहां पे काला जादू भी बहुत फेमस था, जैसे आप सबको पता है। जी, 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 इसके बाद उस लड़के ने बाकी के पन्नों को पढ़ना शुरू किया। उसने जब आगे पन्नों को पढ़ा तो उसमें था कि 3 दिन के बाद जी, अक्षय गाड़ी से जा रहा था और उसकी मौत हो गई। ओके, ये तो काफी ये बहुत ज्यादा फिक्शन है, फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म के फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म के जैसा। तो इसने ये बात अक्षय को बताई। अक्षय कहता है कि यार ये सब क्या बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है, जी, ये सब बातें, और तुम जो किताब पढ़ रहे हो उसकी जरा मुझे फोटो खींच के भेजो। इसने 4-5 फोटो खींची और उसको भेज दी। ओके, पर उस पिक्चर में सब कुछ ब्लर आया, कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा था। शायद उसका कैमरा सही ना हो या कोई भी वजह से। उसने अपने भाई से ये बात बताई। उसका भाई कहता है कि तुम लगता है पागल हो गए हो, किताब में खुद ही लिखकर खुद ही कह रहे हो। जब उसने अपने भाई को वो किताब खोलकर दिखाई है तो उस किताब के पन्ने खाली थे। ऑन दी अदर पॉइंट राहुल, अब शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि या तो एक मनगढ़ंत बात है या तो वो हेलुसिनेट कर रहा है कि ये सब लिखा हुआ है। एक्चुअली यही हो सकता है। चलिए मान लिया वो हेलुसिनेट कर रहा है। 3 दिन के बाद अक्षय वापस रवि के घर आ रहा था और उसकी मौत हो गई रास्ते में। ओके, ये कैसे पॉसिबल है? खैर, मौत हुई, ये एग्जैक्टली मान सकते हैं कोइंसिडेंस। इसके बाद उस लड़के ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया ही नहीं। उसने उस किताब को लिया और एक नदी में जाकर बहा दिया। ओके, उसे लगने लगा कि ये सारे फसाद की जड़ ये किताब ही है, तो उसने किताब को उठाया और जाकर नदी में फेंक दिया। ओके, वो वापस आता है और भैया को बताता है कि मैंने वो किताब फेंक दी है भैया। तो भैया कहता है कि फेंकी तो नहीं है, वो किताब तुम्हारे कमरे में ही रखी है ऊपर, मैं अभी देख कर आया हूँ, उस किताब में कुछ नहीं लिखा है। ये सोचने वाली बात थी। अगेन राहुल, यहाँ पर भी उसको शायद भ्रम हुआ होगा कि उसने कोई और किताब फेंक दी है। वो ऊपर जाता है तो देखता है वो किताब वहीं रखी है। अब वो इतना ज्यादा उस पर पागल हो जाता है कि उस किताब को कहता है कि पूरा पढ़ेगा। तो एक दिन रात को बैठकर वो अपने भाई से बोलता है कि भाई मैं पूरी किताब पढ़ने जा रहा हूँ, बस आप इस बार यकीन कर लेना। भाई ने कहा एक काम कर, जाकर रिकॉर्ड कर ले, ओके, जो भी तुझे दिखे।
इस बंदे ने अपना फोन ऑन किया और उसने पढ़ना शुरू किया। इसके करीबन 2 दिन के बाद वो अपना सर दीवार पर पटकने लगा बेवजह। वो रिकॉर्डिंग तब तक किसी को मिली नहीं थी। ओके। एक तरीके से उसका दिमाग बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया था। उसने बताया नहीं कि उसके बाद हुआ क्या। वो फोन भी मिला नहीं ढूंढने पर, शायद कहीं रख दिया होगा उसने रिकॉर्ड करके या कुछ ऐसा। मे बी। मेंटल असाइलम वाले आए 4 दिन के बाद और उसे उठाकर ले गए। अब इसका जो भाई है वो डेली जाता था इससे मिलने मेंटल असाइलम। कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर जाता था, कुछ बात करने के लिए जाता था इससे। पर ये जानते हैं राहुल क्या करता था? इसके हाथ में एक नॉर्मल डायरी रहती थी, उसमें कुछ ना कुछ उल्टी सीधी आकृतियां बनाया करता था। किस किस्म की आकृतियां? जैसे किसी राक्षस की आकृति हो गई, जैसे किसी दानव की आकृति हो गई, तो वो इस तरह की चीजें बनाया करता था। ओके। एक दिन असाइलम के किचन में आग लगी। ओके। और ये बात इसके भाई को कल पता चली, मतलब उसके अगले दिन पता चली। पर इसके भाई के पास फोन इसलिए आया क्योंकि असाइलम में आग लगने की वजह इसका भाई था। कैसे? इसके भाई ने पूछा कि क्या हुआ, आपने मुझे ही क्यों कॉल किया? जब असाइलम में आग लगी तो आपका फर्ज बनता है उसको सही करने का। जी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने ये बोला कि जा इस असाइलम का किचन खराब हो जाए। और किचन खराब हो गया? आग लग गई क्योंकि ये जो खाना मांग रहा था, जो भाई पागल हो गया था, ये खाना उसको दिया नहीं गया। तो इसने अपने ही खून से असाइलम की दीवार पर ये लिख दिया जहां पर वो बंद था कि यहाँ का किचन हमेशा के लिए खराब हो जाए। और वो किचन जल गया। असाइलम का किचन जल गया। और ये बात तब पता चली जब असाइलम के लोग अंदर आकर देखने लगे तो उन्हें दिखा कि असाइलम का किचन खराब हो जाए। अब ये थोड़ा मिस्टीरियस तरीके से देखा जाने लगा। इसी तरीके से 2-3 लोग और थे असाइलम के जो उसको परेशान करते थे, पागल थे ही वहां के। तो इसने एक दिन खून से दीवार पर लिखा कि इन दोनों की उल्टी करते करते मौत हो जाए, वॉमिट करते करते मौत हो जाए। ये सब उसकी दीवालों पर लिखा हुआ था राहुल। एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा था जैसे दीवारों पर। और 2 दिन के बाद एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उसके सामने वाले कमरे के जो पागल थे वो उल्टी करते करते मर गए। ओके। और एक अंत जो इस कहानी का था, जो मुझे पता चला, जो सबसे ज्यादा खतरनाक था राहुल, वो ये था कि उसने खाने के लिए कुछ मांगा होगा, उन लोगों ने खाने के लिए दिया। नूडल्स वगैरह जो भी थे वहां पे, जो भी मिलता था, अवेलेबल होता था। और 1 दिन तक दरवाजा नहीं खुला। अगले दिन जब असाइलम के लोगों ने दरवाजा खोला है तो उसने अपने पूरे चेहरे पर फोक से गड्ढा कर रखा था। पूरा चेहरा उसका खून से लाल था। और दीवार पर लिखा था कि मेरी किताब नहीं पढ़ने दी तो अब मैं मरूंगा। ओके। अब राहुल, ये किस किस्म का मेंटलिज्म है या पागलपन है जिसको आप डिफाइन करना चाहेंगे? चलिए अब मैं आपको प्राइमरी सोर्स बताता हूं। ओके। उसका भाई मेरा दोस्त है जिससे मुझे सारी कहानी पता चली। प्लस जब उसका फोन बरामद हुआ राहुल, तो उसके फोन में जो रिकॉर्डिंग थी वो 25 मिनट 30 सेकंड की थी। और उस 25 मिनट 30 सेकंड के अंदर उसने सारी चीजें बोली थी उसके मौत तक, जो जो उसने उस किताब में पढ़ा था। यानी उसको पता था कि वो कैसे मरने वाला है। और तभी वो पागल हो गया था पढ़ने के बाद। ओके। और इसके बाद वो किताब उस घर में दिखी ही नहीं। राहुल, कहा जाता है कि जिस तरह की किताब का वर्णन उसने किया था जी, वो कभी कभी बंगाल के एक छोटे से म्यूजियम के अंदर दिखी मिली, कभी उस किताब के किस्से बंगाल के अंदर पाए गए, आसाम के अंदर पाए गए। उसी किताब के किस्से, सेम किताब के किस्से लोगों ने बताया। आज तक उस किताब को प्रॉपर कभी किसी ने देखा नहीं है। पर वो रिकॉर्डिंग राहुल आज भी मेरे पास है, जिसे मैं सुनता हूं तो दहल जाता हूं। लेकिन आज बहुत सवाल हैं शायद जो बड़े अनसुलझे से रह गए इस कहानी में। जी। लाइक फॉर एग्जांपल, उस किताब का लॉजिक क्या, उस किताब की कहानी क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने किसी भूत प्रेत, बेताल, जिन, इन सब चीजों का जिक्र नहीं किया, तो वो किताब मार कैसे रही है? ना कोई डाकनी का जिक्र हुआ, ना कोई किसी और एंटिटी का जिक्र हुआ, तो किताब कर कैसे रही बेसिकली? मैंने जैसे राहुल आपको बताया कि कुछ कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो अपना आकार स्वयं ले लेती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, साइंस की दुनिया में एक प्रयोग हुआ और उस प्रयोग में एक इंसान को एक किताब में नेगेटिव चीजें लिखने को दी गई, नेगेटिव थॉट्स लिखने को दिए गए। ओके। और दूसरी किताब में पॉजिटिव थॉट्स लिखने को दिए गए। ओके। उस इंसान को बोला गया कि उसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट हैं जी, वो अपने साथ ले जाए, यानी वो दोनों किताबें अपने साथ ले जाए। ओके। ठीक है। अब जब वो सबसे ज्यादा नेगेटिव हो
तो पॉजिटिव थॉट वाली किताब को खोल कर देखे, ओके कुछ भी पढ़ता रहे उसमें, उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और जब वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो नेगेटिव थॉट वाली किताब को खोल कर देखे। ओके पर जब ये सब हुआ है राहुल, तो इंसान ने उतनी ही जल्दी पॉजिटिविटी और उतनी ही जल्दी नेगेटिविटी ग्रैब करना शुरू किया है जितनी जल्दी उसने पढ़ा है। उस प्रयोग से ये समझ में आया है कि जो भी हमने लिखा है, अगर हम उसको किताबों के जरिए ग्रहण करते हैं रादर देन सुनने के, तो वो चीजें जल्दी ग्रैब होती हैं। और इसीलिए पुराने ऋषि मुनि भी कहा करते थे कि विचारों का अपना एक महत्व होता है। ओके आई मीन आपकी बात से एक बहुत वियर्ड एक बहुत फन फैक्ट मुझे याद आ रहा है, अगर आपको मन करे तो मैं आपको बताऊं। जी, ये मैंने हाल फिलहाल ही कहीं पे जो है पढ़ा था। आई मीन इसका इस टॉपिक को खास लेना देना है नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज आई थॉट इट्स इंटरेस्टिंग। तो बात चल रही थी कि इंडिया में जो हमारे फॉन्ट्स होते हैं बड़े कर्सिव और बड़े, और हमारा लिखने का स्टाइल लेफ्ट टू राइट होता है। तो इसका लॉजिक दिया गया कि इंडिया में हम लोग लिखाई करते थे ताम पत्रों के ऊपर, पत्तों के ऊपर। हाँ जी। और अगर आप उस पे लिखते हैं तो कर्सिव लिखना, ये पत्ते फट जाते हैं। हाँ। तो अगर सीधे उसमें आकार बनाएंगे तो वो फट जाएंगे। तो इस करके हम कर्सिव लिखना हम लोगों ने शुरू किया, और हमने लोग जो है हमने लिखना भी लेफ्ट टू राइट किया। यही जो है सऊदी वगैरह में, क्योंकि लोग पत्थर पे लिखते थे और पत्थर पे राइट टू लेफ्ट जाना ज्यादा आसान होता है, तो इस करके उन्होंने स्क्रिप्टिंग जो है राइट टू लेफ्ट करी। जी। तो इन द सेंस कि ये जो लिखाई पढ़ाई का जो एक लिखने के स्टाइल का जो एक इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, इट्स क्वाइट डिफरेंट, यू कैन से। इट्स क्वाइट डिफरेंट। या इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा किस्सा और था। तो एक इंसान का कॉल आता है मेरे पास और वो बहुत डरा हुआ होता है। वो कहता है कि उसे अपने बेड के नीचे किसी का पैर दिखता है कटा हुआ हर दिन। तो मुझे लगा कि उसके घर की कोई बैक हिस्ट्री रही होगी, तो उसको बता देते हैं, फोन पर ही सोल्यूशन दे देते हैं जी। बट उसने कहा कि एक बार आप मुझसे मिल लीजिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके मैंने कहा ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। अगले दिन मैं उससे मिला तो उस आदमी ने ये कहा कि मेरे पास एक किताब है ओके जिसमें जैसा लिखा है वैसा ही हो जाता है। अगेन मुझे उस किताब का कॉन्टेक्स्ट याद आया। ये आपको रैंडम कॉल आया था? जैसे मेरे पास कॉल्स आते रहते हैं। अच्छा, mostly, ओके। केसेस किसी के, हाँ, किसी ना किसी के सजेस्ट किए हुए। जी जी। तो ये भी किसी का सजेशन से ही मेरे पास कॉल आया था। ओके मैंने कहा कि वो किताब दिखाइए कहाँ है, तो उस इंसान ने साफ मना कर दिया। ओके मैंने कहा देखिए, जब तक आप प्रॉब्लम के बारे में मुझे नहीं बताएंगे मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो उसने ये कहा कि मैं अगर किताब दिखा दूंगा तो शायद वो कभी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। ओके मैं समझ नहीं पा रहा था कि किसके मुक्त होने की बात कर रहा है ये। जी। तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो उस इंसान ने कहा कि बस इतना चाहता हूं कि मेरा डर लगना मुझे कम हो जाए। मैंने जब उससे सारे उसके वारदात पूछे कि क्या क्या होता है, तो वो कहता है कि हर रोज रात को कोई मेरे कमरे में आता है। कमरे में वो एक झोला लेकर आता है और मेरे बेड के नीचे एक कटा हुआ पैर रख देता है। क्या? हाँ, ऐसा वो कहता है। ओके ये उसका हेलुसिनेशन भी हो सकता है? ये उसका हेलुसिनेशन भी हो सकता है। मैं तब तक हेलुसिनेशन ही समझ रहा था। ओके मैंने कहा फिर तुम उस पैर का करते क्या हो? तो उसने कहा कि मुझे उस पैर को वापस से एक झोले में डालकर एक कुएं में फेंकना पड़ता है। ओके मैंने कहा वो कुआं कहाँ है? तो उसने कहा शहर से 25 किलोमीटर दूर। और ये काम डेली होता है? उसका यही कहना था कि वो डेली करता है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, एक दिन मुझे दे दो कि मैं तुम्हारे साथ रुकूं और मुझे भी पता चले कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। राहुल, आपको विश्वास नहीं होगा, जिस दिन मैं उसके साथ रुका हूं उस दिन मैंने क्या देखा है। उस दिन मैंने देखा है कि उसका गेट खुला, अचानक से वो डरा, वो उठा है। ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। ये सब मैं एक कैमरे के थ्रू देख रहा था। ओके वो उठा, उसके बाद वो नीचे झुका है, उसने अपना ही पैर उठाया है और लंगड़ा कर चलने लगा है। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को। लंगड़ा कर चलने लगा है। फिर उसने अपने दोनों हाथों को ऐसे खोला है जैसे किताब पढ़ते हैं। उसने कुछ पढ़ा, वो नीचे गया, अपनी कार में बैठा। मैंने उसका पीछा किया तो वो सीधा एक कुएं के पास रुका जाकर। ओके और वहां पर जाकर अपने पैर को उस कुएं में डाल देता है। पूरा नहीं जाता है, उस कुएं में डाल देता है। ओके वो आधा पैर उस कुएं में करके रुक जाता है और कुछ उलझुल चीजें मुंह से निकालने लगता है, कुछ अजीब अजीब बातें करता है और फिर उल्टी कर देता है। इतना होने के बाद मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कर क्या रहा है कुएं के अंदर। इसके बाद वो कुएं से उतरता है, नॉर्मल चलता है, कार में बैठता है और वापस आ जाता है। फिर वो किताब पढ़ता है, इमेजिनरी किताब पढ़ता है और उसके बाद सो जाता है। ये उसका एक पूरा रूटीन था जो मैंने देखा। जी। जब मैं उस कुएं के पास वापस गया राहुल,
तो मैंने देखा उस कुएं पर चारों ओर एक कलावा बंधा हुआ है, बहुत बड़ा सा। ओके, उस कुएं की मुंडेर पर चारों तरफ। हाँ, चारों तरफ एक कलावा बंधा हुआ है और कलावे के अंत में जहाँ जोड़ होता है वहां पर जी। एक त्रिशूल है, ऐसा जैसे किसी ने किसी चीज को बांध रखा है। जब मैंने वहां के लोकलाइट से पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक इंसान था, लंगड़ा इंसान यहाँ पर। जी। वो बहुत सारे शास्त्र पढ़ता था ओके। और उसका एक दिन एक्सीडेंट हुआ। जब कोई भी उसको हॉस्पिटल तक नहीं ले गया तो ये बहुत ज्यादा परेशान होकर किसी तरह का मंत्रोच्चारण करने लगा। ओके। वो शायद सही होने का कोई मंत्र होता है कि खुद को सही कर लेना, लेकिन उसके बाद भी वो सही नहीं हुआ। तो ठीक उसके घर के पास वाले कुएं में वो खिंचते खिंचते गया है और अपनी सारी किताबों के साथ उस कुएं में कूद गया है। क्या? मर गया है वो, उसने कूद कर अपनी जान दे दी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो खिसकते हुए हॉस्पिटल तक तो जा नहीं सकता था। राइट। उसके बाद लोकलाइट्स बताते हैं कि गांव में उनको हर दिन लंगड़ा भूत दिखता है जी। और जिसको भी वो दिखता है वो इंसान आंखें खोले खोले मर जाता है, ओके। जैसे कुछ पढ़ रहा हो वो। जी। जब ये बात और भी लोगों को पता चली तो एक अच्छे पंडित आए, अच्छे तांत्रिक आए, जिन्होंने इस कुएं को बांध दिया जिसके अंदर इसकी बॉडी थी। ओके। और इसकी बॉडी निकल नहीं पाई। तो बहुत लोगों को वो सिर्फ आधे रूप में दिखता है, आधा निकला हुआ। पर एक दिन क्या हुआ कि एक इंसान आया, इसी इंसान की बात बता रहे थे गांव वाले कि एक इंसान आया और इस कुएं में उसने थूक दिया। थूकने से क्या हुआ कि जो घेरा था वो थोड़ा अपवित्र हो गया। ओके। और उस दिन के बाद से ही शायद इस इंसान के साथ ये हादसा होता है। ये इंसान रोज आता है, आधा कुएं में लटकता है, आधा बाहर रहता है। वो अपने मॉर्टल फॉर्म को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं आधा हूं। और जो किताब वो पढ़ रहा है राहुल जी, वो इमेजिनरी किताब है, ऐसी कोई किताब है ही नहीं। ओके। तो ये उसको एक भ्रम हो रखा है कि उसको एक, हाँ, क्योंकि उस पर वो लंगड़े भूत की आत्मा ने अच्छा, काबू कर रखा है। ओके। और फिर मुझे पता चला कि ये सारी चीजें हैं, तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये सब एक वहम है। जब वो नहीं माना तो मैंने उसको उसका रियलाइजेशन करवाया कि उसकी भी अपनी एक फैमिली है, उसका भी अपना एक वजूद है जी। और ये एक लंगड़ा भूत है। जब मैंने सारी चीजें उसको एहसास दिलाई हैं तब उसको याद आया कि हाँ एग्जैक्टली वो जो कर रहा है वो एक वहम है, वो सच्चाई नहीं है। मैंने उसको अथर्ववेद पढ़ने के लिए दिया, उसने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद शायद 15 दिन बीते होंगे राहुल, उसके साथ ये चीजें होना बंद हो गई अपने आप, क्योंकि वो उस एनर्जी के इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया, यानी कि उस किताब वाले भूत के इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया। तो इस तरह के भी कर्स हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, महसूस करे हैं। तो अर्श, इस कहानी के हिसाब से वो किताब एक टाइम पे इधर भी थी और उधर भी थी, एग्जिस्ट कर भी रही थी और नहीं भी कर रही थी। एग्जिस्ट कर भी रही थी और नहीं भी कर रही थी। एग्जैक्टली। इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं, इज इट लाइक रियली पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। ऐसा तो इंसानों के साथ भी होता है। इंसानों के साथ होता है? यस, इट इज पॉसिबल। ऐसा तो कई सारे साधक भी करते हैं। कई सारे साधक भी करते हैं? हाउ? कुछ साधक ऐसे भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो एक समय पर एक से कई जगह पर देखे गए हैं।